सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक। पूरी दुनिया को जंग से बचाने में जो पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान में इस वक्त इस्लामाबाद में अहम तरीन मुज़ाकरात चल रहे हैं ईरानी वफ़द के दरमियान और अमरीकी वफ़द के दरमियान, पाकिस्तान ने इसमें बड़ा अहम रोल प्ले किया है। इसके मशरिक़ वस्ता पर क्या असरात हो सकते हैं, अभी तक क्या पेशरफ्त हुई है, क्या उम्मीदें रखनी चाहिए और पाकिस्तान के लिए ये मुआशी लिहाज से कितना अहम हो सकता है, दिफाई लिहाज से कितना अहम हो सकता है और मुस्तक़बिल में इसके पाकिस्तान पर क्या असरात हो सकते हैं, इसी मामले पर हम बात कर रहे हैं। बोल पर खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। असद निज़ामी साहब हैं, अली आफ्ताब साहब हैं और अभी हमें सीनियर एंकर पर्सन बतूल राजपूत ने भी ज्वाइन किया है, जो कि पूरा दिन आज कन्वेंशन सेंटर में मौजूद रही हैं। बतूल, वेलकम आपको। बताइएगा कि आज आपने क्या देखा, कैसा माहौल देखा कन्वेंशन सेंटर में, क्या क्या पेशरफ्त हुई? वज़ीर आज़म की JD-1 से मुलाकात हुई, फिर अब्बास इराक़ची से उनकी मुलाकात हुई, क्या हैपनिंग्स हो रही हैं? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो बाज़ाब्ता जो फ़रीक़ैन ऐलानात करेंगे उसके लिए तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा और जो कॉन्फिडेंशियलिटी थी सारे मैटर का, उससे आप अंदाज़ा इस लिहाज से लगा सकते हैं कि अभी तक फ़ॉरेन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई बात नहीं हुई, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई बात नहीं की गई, ISPR की तरफ से कुछ नहीं कहा, जो कि यूजुअली हम एक पॉइंट ऑफ व्यू मुख्तलिफ ज़राए से सुनते रहते हैं। और इतलात भी यही हैं कि पाकिस्तान की कोई ख़ास स्टेटमेंट इस हवाले से नहीं सामने आएगी, ना आप कोई इंटरव्यू देखेंगे। जो फरीक पार्टीज़ हैं वही इसके ऊपर बात करेंगी और पाकिस्तान का रोल एक होस्ट की तरह है, जो कि एक मुतवाज़न रोल प्ले होगा। आज का जो पूरा दिन था, इट वाज अ जॉस्टलिंग डे देयर और एक बड़ा पुरवकार, पुरएतमाद, एक पैरेलल प्लेइंग फील्ड दी गई थी तमाम सहाफ़ियों को, जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान से जिनका ताल्लुक़ था बल्कि पूरी दुनिया से नुमाइंदे आए थे। शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जिसका नुमाइंदा, जिसका मीडिया इस्लामाबाद में आज मौजूद ना हो। और एक ऐसे फ़ख्र की बात है, एक हेडलाइन पाकिस्तान है, इस्लामाबाद आज हेडलाइन है और जो इस्लामाबाद टॉक्स है वो इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ख़बर है। और सिर्फ पाकिस्तान अमन की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन वो इतनी इफ़ेक्टिव हुई है कि अननोइंगली बहुत सारे ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो सिर्फ प्रोपेगेंडा भी करते रहे माजी में पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उनके नुमाइंदे भी आप देखेंगे इस्लामाबाद में, तो वो इट्स क्वाइट रिफ़्रेशिंग। तो पूरे जो मुख्तलिफ जगहों से लोग आए थे उनको मौका दिया गया कि वहाँ से रिपोर्ट कर सकें, उनकी सहूलतकारी की गई, एक कंफर्टेबल माहौल प्रोवाइड किया गया, उनकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया गया। थोड़ा सा रसाई मुश्किल ज़रूर थी कन्वेंशन सेंटर पे, बराह रास्त आप वहाँ नहीं जा सकते थे। वहाँ एक शटल सर्विस का इंतज़ाम किया गया ताकि चीज़ें बर वक्त हो सकें और सबको मौका मिल सके वहाँ पे जाने का। और इस बात की भी तारीफ़ की जानी चाहिए कि कोई आपको फ़र्क नज़र नहीं आया वहाँ पे कि किसका इंटरव्यू या किसका पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा लिया जाए, जो कि पिछले दिनों एक प्रेशर भी था सोशल मीडिया पे कि किस तरह का पॉइंट ऑफ व्यू पाकिस्तानी मीडिया पे ज़्यादा नज़र आएगा इस वॉर के हवाले से। वहाँ पे एक ईरानी नैरेटिव, उसके ऊपर भी बात हो रही थी, अमेरिकन के नैरेटिव के बारे में भी बात हो रही थी, आने वाली पेशरफ्त के बारे में भी बात हो रही थी। तो ये कूलिंग ऑफ पीरियड था, ये पहला फेज़ है। तो अब जो आज के मुज़ाकरात हैं वो तो हतमी हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन उसको हम इतना जल्दी जज नहीं कर सकते। होपफुली कल या इसके बाद इसके हवाले से हम कुछ बाज़ाब्ता स्टेटमेंट देखें। बट इट वाज अ गुड डे फॉर पाकिस्तान। जो भी हो रहा था आज बहुत अच्छा हो रहा था। सो इट्स अ फील गुड डे फॉर पाकिस्तान। ठीक है असद साहब, हम जैसे कि बात कर रहे हैं, बड़े अहम निकात हैं जिस पर दोनों ममालिक ने बात की है। अब यकीनन उसका जब एलामिया सामने आएगा तो ही सूरत हाल वाज़े हो सकेगी। आपके ख़्याल में जो अहम तरीन निकात दोनों जानिब के थे, क्या इस पर इत्तेफाक राय हो सकता है? ख़ास तौर पर अगर हम आबनाए हुर्मुज़ को देखें, उस पर क्या पेशरफ्त हो सकती है? पहले ईरान की जानिब से उसे बंद किया गया, फिर उसे खोल दिया गया। क्या इस मामले में आप उम्मीद रख सकते हैं? देखिए जी, जो पहले अमेरिका की तरफ से 15 पॉइंट प्लान आया
उसके ऊपर बहस होती रही, उसके ऊपर ईरान का एक रिजेक्शन भी थी, फिर 10 पॉइंट प्लान ईरान का आया, फिर उसको जाहिर है जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत बहुत सारी चीज़ें, मेरा अपना ख्याल है, बिल्कुल मेरा ज़ाती ख्याल है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो तय पा गई हैं बिफोर ये जो इस्लामाबाद टॉक्स शुरू हुई हैं। इनके अंदर जो ज़रूरी पॉइंट्स हैं, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर पहले बात कर लेते हैं कि देखिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो आज से पहले कभी बंद नहीं हुआ, ये इस जंग के दौरान हुआ है। ईरान के पास हमेशा से ये पावर थी, वो कर सकते थे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने चीज़ को एक्सरसाइज किया और इससे दो चीज़ें हुई प्रूव कि एक तो ईरान का इसके ऊपर अल्टीमेट कंट्रोल जो है उसको हटाना वहाँ से किसी भी मिलिट्री एक्शन के तहत जो है वो बहुत मुश्किल होगा। तो ये ईरान के पास एक बहुत बड़ा कार्ड है जिसको वो जाहिर है इस नेगोशिएशन के अंदर प्ले करेंगे। हरमुज़ के ऊपर जो एक मुबैना तौर पे ईरान $2 मिलियन का एक टैक्स कह लें उसको लगा रहा था, वो भी हरमुज़ की जब डिस्कशन होगी उसके अंदर आएगा कि आया वो ओमान के साथ शेयर होएगा, वो किसी और मुल्क के साथ शेयर होगा, या उसको कम्प्लीटली आप ख़त्म करके, जैसे ये हमेशा से माजी में फ्री वाटर्स होते थे, इनको फ्री वाटर्स में वापस तब्दील कर दें, क्या वो हो सकता है? ये हरमुज़ की हद तक बात होगी। उसके अलावा जो सेकंड बहुत अहम पॉइंट है इसके अंदर वो है कि जो जंग बंदी का सिलसिला चल रहा है वो तमाम मुल्क उसके अंदर शरीक हुए, सबसे ज़्यादा इजराइल, और जो लेबनान के अंदर मामला आते हैं उसके ऊपर ईरान जो है बड़ा अपना एक स्टांस रखेगा और उस चीज़ को ख़त्म कराने के लिए ईरान बाकायदा कोशिश करेगा। उसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो परसों के रोज़ अपनी ट्रूथ सोशल के ज़रिए बात की थी उसके अंदर दो बातें थी। एक बात ये थी कि जी जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान का उसको हमेशा के लिए ख़त्म करना है। अब ये बात मज़ाहिया इस लिहाज से क्योंकि जब इस जंग से बिल्कुल 1-2 दिन पहले ओमान मीडिएटर के तौर पर टॉक्स करवा रहा था, जिसके अंदर जो जैरेड कुश्तर साहब जो आज पाकिस्तान आए वो उन टॉक्स में मौजूद थे, तो ईरान बड़े करीब आ चुका था और ओमान के साथ कि जी हम अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो मुकम्मल तौर पे बंद करके अपनी यूरेनियम की जो हमारे इनरिच यूरेनियम पड़ा है हमारे पास उसको हम किसी पासे कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जंग होगी तो ज़ाहिर है वो कॉन्वर्सेशन चलेगी। डोनाल्ड ट्रंप ये कहता है कि ईरान हमारे साथ मिल के इनके जो यूरेनियम स्टॉक पाइल्स जिनके ऊपर हमने बम्बार्डमेंट करके वो उनको दफन किया हुआ है उसको निकालने की कोशिश करेगा। सो ये एक बहुत ज़रूरी पॉइंट होगा जिसके ऊपर शायद ईरान जो है वो मान जाए, क्योंकि वो ओमान वाली टॉक्स के अंदर भी इस चीज़ को माना बैठा था। इसके अलावा जो लास्ट इसके अंदर एक पॉइंट आएगा वो होएगा जो सैंक्शंस है। अब सैंक्शंस की कहानी जो है वो हमें उससे ज़रा पहले जाना पड़ेगा। ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में जब JCPOA हुआ था और JCPOA जब ईरान ने साइन किया था तो उसके अंदर एक्सप्लिसिटली ये लिखा हुआ था कि ईरान से सैंक्शंस रिमूव होंगी और ईरान हामी इस चीज़ से था कि सैंक्शंस रिमूव होंगी, लेकिन ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने ये चीज़ नहीं की थी। उसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है इन्होंने JCPOA ही ख़त्म कर दिया पूरे का पूरा और सैंक्शंस बरकरार है। डोनाल्ड ट्रंप ने आज से 2-3 दिन पहले जब कहा कि जी सैंक्शंस का रिमूवल जो है वो भी हो सकता है और वो भी करने की हम कोशिश करेंगे, तो ये भी एक बड़ी खुशहाइन चीज़ होगी जिसके ऊपर ईरान जाहिर है खुश होएगा और उस इन सैंक्शंस के रिमूवल से पाकिस्तान को भी काफी फायदा हो सकता है। असद साहब आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। साबिक मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सर आपका बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बड़ी अहम कामयाबी है जो कि पाकिस्तान को मिली है सिफारती लिहाज से, इसकी क्या जी इसके जो पहली चीज़ तो यह है कि पाकिस्तान ने हर वक्त जो पॉलिसीज़ हमने अडॉप्ट की हैं वो पॉलिसीज़ इंटरनेशनल लॉ के तहत हैं और UN चार्टर के तहत हैं। पॉलिसी बिल्कुल हम सब जानते हैं कि हम एक ऑब्जेक्टिव और सही पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं और फिर हमारे ताल्लुकात सब जो मुल्क हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अच्छे ताल्लुकात रखे हैं और उसका फ़ायदा उठाकर फिर हमारी जो सरबराह हैं उन्होंने राब्ता कायम किया सबके साथ ये पूरी जंग के दौरान और काफ़ी तफसील से चीज़ों के ऊपर बहस हुई है बैकग्राउंड में और दोनों पार्टीज जो हैं वो मेरे ख्याल में हमारे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, इसलिए वो आए हैं और नज़र आता है कि दोनों पार्टीज सीरियस हैं कि कुछ मुआहदा हो सके और जो अमन ले आ सकें इस खित्ते में और जो इंटरनेशनल इकानमी पर जो इम्पैक्ट हुआ है उसको भी रोक सकें। तो मेरे ख्याल में ये सीरियस नेगोशिएशंस हैं और इंशाल्लाह इसमें कामयाबी होगी हमारी। ठीक है मुनीर साहब, थोड़ा सा प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि कौन सी चीज़
फ्लेक्सिबल होगी फ्यूचर में इन पार्टीज़ के लिए? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ईरान ये कहता है कि उस पर आलमी पाबंदियाँ हटाई जाएँ तो ये कैसे मुमकिन हो सकेगा? फिर अगर वो ये कहता है कि हमारे फ्रोज़न एसेट्स को अनब्लॉक किया जाए, ये कैसे होगा? ये तो इस्टेब्लिश हो गया कि ये एक प्रोसेस इनिशिएट हो गया है और इतनी जल्दी इससे कोई ब्रेक थ्रू एक्सपेक्ट करना या ये सोचना कि कुछ भी नहीं होगा, ये भी ठीक नहीं है। एक डिप्लोमेटिक प्रोसेस इनिशिएट हो गया है, लेकिन जो ईरानियन प्रेशर है, मैं चाहती हूँ पहले आप उसको एड्रेस करें कि जो ईरानियन चाह रहे हैं वो कितना प्रैक्टिकल है आपके लिए? ये देखें, अगर ईरानी चाहते हैं और जायज़ है, वो चाहते हैं कि उनके ऊपर कुछ जो सैंक्शन लगाई गई हैं वो हटाए जाएं, जो उनके फ्रोज़न एसेट्स हैं जो बंद किए हुए हैं उन पे पाबंदी जो हैं वो हटाए जाएं, क्योंकि अब जंग के बाद में उनको रिकंस्ट्रक्शन की बहुत ज़रूरत होगी, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की ज़रूरत होगी। तो उनकी जो ख्वाहिश है वो तो जायज़ है। अब किस शर्त पे अमेरिका मान जाता है कि ये सैंक्शंस हटाई जाएं या इनको लिफ्ट किया जाए या कुछ और रास्ता ढूंढा जाए जिसके तहत ईरान को रिसोर्सेज के ऊपर एक्सेस होगा, तो मेरे ख्याल में कुछ अगर ईरान न्यूक्लियर इशू के ऊपर अगर कुछ नरमी दिखाता है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है, तो उसके तहत उसके एवज में अमेरिका भी मान सकता है कि कोई सैंक्शंस उठाई जाएं। सब में अहम जो चीज़ ईरान के हाथ में है इस वक्त वो है हॉर्मुज़ स्ट्रेट का, और हॉर्मुज़ स्ट्रेट का खोलना अमेरिका के लिए बहुत अहम है। तो मेरे ख्याल में अगर कुछ ईरान इशारा बताए न्यूक्लियर पर और हॉर्मुज़ पर, तो फिर अमेरिका शायद मानने के लिए तैयार हो कि कुछ रिसोर्सेज और सैंक्शंस वगैरह कुछ हटाकर ईरान को अपनी कोई रिसोर्सेज पर एक्सेस होनी चाहिए। तो इस किस्म का मेरे ख्याल में कुछ समझौता हो सकता है। मुनीर साहब, ये भी वाज़ेह कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि IRGC कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है? क्योंकि पहले भी जब ईरानियन अथॉरिटीज़ ने जंग को ख़त्म करने की बात की थी या हमले रोकने की बात की थी, तो IRGC की तरफ से एक एग्रेसिव स्टेटमेंट आई थी, और यही एक ऐसा ग्रुप है वहाँ पे जिसका दबाव भी ज़्यादा महसूस करते हैं ईरान के डिसीजंस। और दूसरी तरफ जो JD Vance हैं, वो मुज़ाकरात के हामी भी हैं, वो जंग भी नहीं चाहते। उनको लगता है कि वो इसलिए बन भी जाएंगे सदर आने वाले वक्त में अगर वो सारी पॉलिसीज़ अपनाएं, और ट्रंप के पास मज़ीद ऑप्शन भी नहीं है लीगली। तो ये जो दोनों फैक्टर्स हैं, ये अमन को कैसे इफ़ेक्ट करेंगे? IRGC का काम डाउन होना और JD Vance की डिप्लोमेसी? ये देखें, यहाँ तक कि दोनों डेलीगेशंस जो आई हैं, इसमें आप देखें अगर ईरानी डेलीगेशन है वो बहुत यानी बड़ा डेलीगेशन ले आया है उन्होंने, और उसमें सब ना सिर्फ उनके स्पीकर हैं, ना सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर हैं, पर उनके एक्सपर्ट सब मौजूद हैं। और दूसरी तरफ भी अमेरिकन डेलीगेशन जो है वो भी बहुत यानी कि अहम डेलीगेशन है। ना सिर्फ JD Vance हैं, विटकॉफ और कुशनर हैं, पर उनके जो डिप्टी सेक्रेटरी यानी जो सेंटकॉम के चीफ हैं वो भी हैं, और उनके एक्सपर्ट्स भी हैं सब। मेरे ख्याल में काफ़ी मसलों पर बैक चैनल डिप्लोमेसी जारी रही है हमारे तहत, पाकिस्तान के तहत कुछ बैक चैनल डिप्लोमेसी जारी रही है, और कुछ इश्यूज़ के ऊपर शायद समझौते होने का इम्कान हो। इसीलिए मैं समझता हूँ कि दोनों डेलीगेशंस बहुत सीरियस इंटेंशंस के साथ आए हैं, और वो चाहते हैं कि कुछ मुआहदा हो सके। हमारी यही कोशिश होगी कि इस्लामाबाद में एक फ़ैसला हो जाए, सीज़ फायर को मुकम्मल करके परमानेंट बनाया जाए या इसको एक्सटेंड किया जाए, और जो मुज़ाकरात का प्लेटफॉर्म है वो बनाया जाए, और मुज़ाकरात जारी रहें जब तक कि एक डेफिनेटिव एग्रीमेंट नहीं होता। तो इम्कान अच्छे नज़र आते हैं। जो डायलॉग शुरू हुआ है उसमें
सुना है कि डायरेक्ट नेगोशिएशंस हो रही हैं और एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया है इसमें। तो नज़र आता है कि सीरियस नेगोशिएशन हो रही हैं, जो नुक्ते हैं उन सब पर इम्कान। ठीक है मुनीर साहब, ये बताइएगा कि किन इश्यूज पे डेडलॉक हो सकता है? डेडलॉक किन इश्यूज पे हो सकता है? देखें, डेडलॉक तो हर चीज पे हो सकता है। ये डेडलॉक, पहली चीज तो न्यूक्लियर इशू ले लें आप। न्यूक्लियर के ऊपर 2-3 मसले हैं। एक तो मसला है कि वो जो 400 किलोग्राम 60% इनरिच यूरेनियम जो गड़ा हुआ है, या फुर्दो में है, इस्फहान में है, या मालूम नहीं है कहाँ है, उसके ऊपर अमेरिका कहता है कि जी इसको आप छोड़ें, ये हमारे हवाले करें। दूसरा जो चीज़ है कि वो कह रहे हैं कि हमारी इनरिचमेंट की राइट होगी। अगर इनरिचमेंट, ईरान कह रहा है कि इनरिचमेंट करेंगे तो एटलीस्ट जो पहले मंजूर हुआ था 3.65 या 3.5% की इनरिचमेंट है, वो हमारी हक है, हम करेंगे। वो अमेरिका नहीं मानता। तीसरा मसला है कि जी IAEA के जो सेफ गार्ड्स होंगे वो अमेरिका चाहता है सब चीज़ों पर हो। सेफ गार्ड्स जो पहले फैसिलिटीज़ खुली थी, जो नहीं खुली थी, उन सब पे सेफ गार्ड्स हो, कॉम्प्रिहेंसिव सेफ गार्ड्स हो। तो इस पे ईरान ने पहले तो नहीं माना। तो ये मसले हैं न्यूक्लियर के। इसी तरह से अगर आप ले लें, जो ईरान ने अब कहा है कि जी सैंक्शंस हमारे उठाएं, तो सैंक्शंस उठाने के लिए अमेरिका क्या शर्तें पेश करेगा? वो शायद यही कहे कि न्यूक्लियर पे पहले मुआहदा हो तो फिर हम सैंक्शन उठाएंगे। तीसरी चीज़, हॉर्मुज़ को अगर खोलना है तो ईरान कह रहा है कि हमारे साथ कोऑर्डिनेशन हो। वो उन्होंने कोई फीस लगाने का शोशा किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सॉवरेनिटी है। इसके ऊपर भी बड़ा मसला है, क्योंकि हॉर्मुज़ स्ट्रेट माना जाता था एज इंटरनेशनल वाटर, जिसमें सेफ पैसेज हो इनोसेंट पैसेज जिसे कहते हैं। तो अब ईरान ने उस पर अगर कब्जा किया है और कह रहा है कि नहीं, हमारी इजाजत से जाएंगे, तो वो भी इंटरनेशनल लॉ की यानी कि एक इंटरप्रिटेशन है, उसके ऊपर भी बहस हो सकती है। तो ये बहुत सारे इस किस्म के मसले हैं। ईरान ने एश्योरेंसेस मांगी हैं कि ये वापस नहीं होगा हमला हमारे ऊपर, उसकी एश्योरेंसेस आते हैं। तो किस किस्म के एश्योरेंसेस चाहते हैं वो भी देखना होगा। तो ये बहुत सारे मसले हैं जिसके ऊपर रिकंसिलिएशन की बहुत ज़रूरत होगी। ठीक है, उम्मीद अच्छी है कि मुज़ाकरात कामयाब हो, अच्छी खबरें आएँ। साबिक मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इसी मामले पर हम बात करेंगे। और सबसे अहम एक नुकता ये भी है कि इन मुज़ाकरात में गारंटी कौन दे सकता है, किस पर एतमाद किया जा सकता है, दोनों जानिब से इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। एक अच्छी उम्मीद लिए नियत नियति के साथ जो वक्त इस्लामाबाद में इस वक्त मौजूद हैं, ईरान के और अमेरिका के, इस वक्त बड़ी अहम तरीन बातचीत चल रही है। और पाकिस्तान का जो इसमें किरदार है वो एक मेज़बान का है। पाकिस्तान ने बड़ा अहम किरदार इसमें अदा किया है। अब ये मामलात किस तरह से आगे बढ़ेंगे, जो एलामिया सामने आएगा वो किस तरह का होगा, क्या क्या ऐसे इश्यूज़ हैं जो कि अमेरिका की जानिब से सामने रखे गए ईरानी वफ़द के, और ईरान ने जो अपने मुतालबात किए हैं वो किस हद तक काबिल अमल होंगे, फिर जो दीगर ममालिक हैं वो इसमें क्या किरदार अदा कर सकते हैं। ख़ास तौर पर अगर हम चाइना की बात करते हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार असद निज़ामी और अली आफ्ताब हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। असद साहब, वही बात जो हम कर रहे हैं कि वैसे तो पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया, मिस्र का भी हमने किरदार देखा, तुर्की का भी देखा। चीन की अगर हम ख़ास तौर पर बात करते हैं तो चीन ने क्या पसे पर्दा कोई किरदार अदा किया है और वो कितना अहम है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली, ऑल्दो जितना ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान का जिस तरह से इसके अंदर मीडिएशन का किरदार है, इसके अंदर जो रिस्पॉन्स है इसराइल का, US का, ईरान का, वो तो मंजर यहाँ पे आया है। चाइना का जब से ये जंग शुरू हुई है
एक रिलेटिवली साइलेंट किस्म का एक रहा है, मीडिया पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ। लेकिन ये ज़हन नहीं मानता कि चाइना जो है बैकडोर डिप्लोमेसी खुद भी ना कर रहा हो। चाइना के देखिए एक मामला जो दुनिया के अंदर चेंज हो रही हैं कि वेस्ट की जो सारा आप इकोनॉमी की भी बात कर लें, पैसों की बात कर लें, दफाई हद तक बात कर लें, वो मूव कर रहा है आपके वेस्ट एशिया, साउथ एशिया के अंदर, और जहाँ पे चाइना जो है सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। ना सिर्फ ये बल्कि चाइना जो है उसके लिए उसकी हमेशा से एक पॉलिसी रही है, हालांकि मिलिटरीली इस पूरे खत्ते के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री शायद चाइना की है, लेकिन चाइना जो है हमेशा अमन मान की बात करता है, पीस की बात करता है, और जो खत्ता इटसेल्फ है वो डिस्टेबलाइज होता है। तो चाइना का इकोनॉमिक लॉस है सारी चीज़ के अंदर। चाइना के ईरान के साथ ताल्लुकात जो है वो भी स्ट्रॉन्ग हैं। चाइना की एक ऑयल की भी पार्टनरशिप उनके साथ है और दीगर चीज़ें उनके साथ है। तो चाइना कभी भी नहीं चाहेगा कि ईरान जो है किसी भी तरह से अनस्टेबल हो। और इस चीज़ को आगे रखते हुए जाहिर है चाइना ने भी पाकिस्तान की जिस तरह हमेशा सपोर्ट की है, हमारा एक बड़ा ब्रदरली रिश्ता है उनके साथ, और उन्होंने यकीनन पाकिस्तान की सपोर्ट की होगी इस चीज़ के अंदर। लेकिन ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान फोरफ्रंट पर आया, पाकिस्तान ने खुद भी अपनी डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के अंदर किए हैं और चाइना ने भी यकीनन ये सारी चीज़ें की होंगी। फ़र्क सिर्फ ये है कि हमारा ज़रा मामलात जो था, हमारा अप्रोच ज़रा डिफरेंट थी, हम ज़रा आउटवर्ड थे इसके अंदर, लेकिन डेफिनेटली चाइना का इसके अंदर बहुत एक पॉजिटिव रोल है और आगे जाते हुए भी चाइना का रोल जो है वो मज़ीद सामने आएगा। ठीक है, अली आफ्ताब साहब, कोई गारंटी चाइना की तरफ से हो सकती है, चाइना को एज ए गारंटर लिया जा सकता है? देखिए, बात यह है कि जिस तरह से असद निज़ामी साहब ने फरमाया कि वो अगर गारंटी देंगे या नहीं देंगे, इन एनी केस वो बात मंजर आम पर उस तरह से नहीं आएगी। सो जाहिर है वो अब चाइना जो है वो एक बहुत बड़ा प्लेयर है दुनिया में, और आप ये अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखें, टाइमलाइन पर रख कर देखें, तो पाकिस्तान तो जाहिर है जिस दिन अमेरिका ने अटैक किया उस दिन से लेके आज तक पाकिस्तान तो अमन की बात कर ही रहा है। हमने देखा हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म जो हैं वो उन्होंने बहुत दौरे किए, वो हर वक्त फ़ोन पर बिज़ी रहे। सेम गोज़ फॉर आवर प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। लेकिन एक रूमर थी जो कि उड़ती उड़ती आई और उसकी क्योंकि अभी तक तरदीद नहीं हुई, तो हम अज्यूम कर सकते हैं कि शायद वो ठीक ही होगी कि हमारे जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो चाइनीज़ कॉन्सुलेट गए, वहाँ पर उनकी बात हुई। उससे अगले दिन फिर जो हमारे डिप्टी वज़ीर आज़म हैं वो फिर ट्रैवल करके चाइना गए, और ये जो सारी पाकिस्तान की अमन की कोशिशें थी उसके बाद बहुत एक्सपेडाइट हो गई। उसके बाद आपने देखा कि फौरी तौर पर जवाब आने शुरू हो गए ईरान की तरफ से, अमेरिका की तरफ से, पॉइंट्स पेश होने शुरू हो गए। उन पॉइंट्स के ऊपर ये बात होनी शुरू हो गई कि अच्छा ये हमें एक्सेप्टेबल है और ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। सो चाइना के दौरे के बाद आप ये तो देख सकते हैं कि इस अमल में तेज़ी बहुत ज़्यादा आ गई। अच्छा, मेरा इस पे मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा जी प्लीज़, वो ये कि जो एक मुलाकात होने को जा रही है मई के महीने में बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, उसका भी बहुत ज़्यादा रोल इसके अंदर है। अगर एक जो मौजूदा सूरत हाल, अगर तो ये जो इस्लामाबाद टॉक्स हैं उससे पहले जो जंगी सूरत हाल थी, उसमें अमेरिका जो है अगर जाता चाइना पे कोई ट्रेड की बात करने हैं, कोई और चीज़ की बात करने, तो वो मामला जो है वो बड़े टेंस होते, वो बड़े मुश्किल होते हैं वो नेगोशिएशंस करना, क्योंकि वो कहते हैं आप तो एक्टिव वॉर जोन का एक्टिव वॉर क्रिएट की हुई है आपने। तो ये जंग बंदी जो है इसका एक बहुत बड़ा रोल चाइना का इनडायरेक्टली इस तरह से भी आता है कि अगर तो मई के महीने में अमेरिका ने बड़ी टॉक्स करनी है जाके ट्रेड के ऊपर, तो वो बहुत एक ज़रूरी एलिमेंट है इसके अंदर जो अमेरिका ने यकीनन कंसिडर किया होगा। अच्छा अली आफ्ताब साहब, एक बड़ा एक अहम सवाल जो जहन में आता है वो इज़राइल का है। इज़राइल क्या करेगा, क्योंकि नेतन्याहू को अपनी बका के लिए कहीं ना कहीं जंग करना ज़रूरी है। जिस तरह कि हमने देखा कि उसने खिलाफ वर्जी की, लबनान का जो अहम मामला है वो भी ख़ास तौर पर इन टॉक्स में शामिल है और ईरान ने कहा है कि वो इस मामले पर पीछे नहीं हटेगा। तो आप इस सारे मामले में इज़राइल का क्या किरदार देख रहे हैं? क्या इज़राइल पर एतमाद किया जा सकता है, एतबार किया जा सकता है, या अमरीका क्या कर सकता है इस मामले में? जी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। इस वक्त नेतन्याहू के ऊपर इज़राइल में बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इज़राइल के अवाम बार बार ये सवाल कर रहे हैं कि अगर यहाँ पर पीस टॉक्स कामयाब हो गई और जंग बंदी हो गई तो हमें इस जंग से क्या मिला जिसमें नेतन्याहू ने हमें झोंका। आप देखिए कि इस जंग में ईरान में तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ सो हुआ, जो हम वीडियोस इसराइल के अंदर से देखते हैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है।
बिल्डिंग्स ज़मीन बोस हो गई हैं। वहाँ पर एक उनके पार्लियामेंटेरियन थे जिन्होंने कहा जी कि 15 सेकंड पहले हमें एक बज़र सुनाई देता है जिसमें हमने बंकर्स में जाना होता है, जिनके एक से ज़्यादा बच्चे हैं, उनको समझ नहीं आता कि किस बच्चे को लेके नीचे जाना है और किसको छोड़ के जाना है। सो वहाँ पर नेतन्याहू पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि उसका बिल्कुल दिल नहीं था कि ईरान में जंग बंदी हो, और जैसे ही उसको ये बताया गया कि अब आप वहाँ पर अटैक नहीं कर सकते तो उसने साथ ही लिबनान वाला फ्रंट मजीद खोल दिया। सो बात ये बिल्कुल ठीक है कि वो इसको प्रोसेस को हाईजैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन अमेरिका के बगैर इजराइल की कोई मिलिट्री माइट नहीं है, ये याद रखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बतूल भी हमारे साथ मौजूद है। बतूल, आप इस सारे मामले को कैसे देखती हैं? जो इजराइल है उसको कितना नुकसान हुआ है इस जंग में, और नेतन्याहू आप समझती हैं कि वो जंग को रोकना चाहता है या उसे अपनी बका के लिए हमले जारी रखना होंगे? जिस तरह से उसने ईरान से अगर हमले रोके तो उसने लबनान पे हमले कर दिया। देखिए, ये जो आपने सवाल पूछा था ना कि यहूद पे आप या इजराइल पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं नहीं, तो आप इस्लामिक हिस्ट्री उठा के देख लें, क्योंकि बतौर मुस्लिम भी बहुत सारे मामलात के ऊपर हमारा एक यकीन है, और जो कुरान है वो एक ऐसी किताब है जो किसी भी ज़माने के लिए वैलिड है। तो जो लोग कुरान पढ़ते हैं उनको ये समझना, उनको भी इसके लिए आपको कोई इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं, कोई सिक्योरिटी एक्सपर्ट होने की ज़रूरत नहीं। यू कैन नेवर ट्रस्ट यहूद, आप कभी भी उन पर एतबार नहीं कर सकते, और ये हिस्टोरिकली प्रूवन फैक्ट है। इसीलिए तो इजराइलियों ने, चाहे वो मीडिया के थ्रू कंट्रोलिंग पॉलिसीज़ बनाए या अपने इत्तेहादियों के थ्रू कंट्रोलिंग पॉलिसी बनाए, कभी वो डायरेक्टली किसी मुल्क में क्यों नहीं वो उस तरह से डिप्लोमेटिकली कोशिश करते अपना असर रसूख जताने की, अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने की, क्योंकि उनको पता है कि उनकी रुथलेस और जालिमाना पॉलिसीज़ को कोई भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे कोई भी मुस्लिम मुल्क वो उसके लिए काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि एक तो वो इस्लाम की रिवायात पे भी पूरी तरह उसके मुखालिफत करता है। और जहाँ तक इजराइल के कमज़ोर होने की बात है, इजराइल अमेरिका के बगैर कुछ भी नहीं है, और अमेरिका भी इजराइल के बगैर कुछ नहीं है। ये आप ये नहीं गैस कर सकते कि इन दोनों का ज़्यादा सिक्योरिटी गारंटर कौन है। ये दोनों ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। इवन जो अमेरिका की बड़ी पॉलिसीज़ हैं, जो इंक्लूसिव पॉलिसीज़ हैं, वो इजराइलीज़ जो वहाँ उनके एडवाइज़र्स हैं उसमें एक बड़ा पोर्शन है जोइश का, जो कि उनके इन्फ्लुएंस के बगैर नहीं होता। और ये बात बार बार दोहराना बहुत ज़रूरी है कि जो एप्स्टीन फाइल्स है उसकी टाइमिंग भी अमेरिका के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इजराइलियों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन किस वक्त ब्लैकमेल हो रहा है, ये देखें, ये इतने बड़े फैक्ट्स हैं जिसको आप चाहे कि किसी जंग के थ्रू हटाना शुरू करें या किसी मीडिया कैंपेन के थ्रू हटाना शुरू करें, ये लिखे जा चुके हैं। ये आने वाली जनरेशन्स, आने वाले लिखारी इसके ऊपर लिखेंगे। तो इजराइल और अमेरिका एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं है, और जो भी हैं एक दूसरे की वजह से हैं, क्योंकि जो उनकी इन ह्यूमन पॉलिसीज़ हैं उसमें वो ही एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपने कभी हाँ, इंडिया ऐसा मुल्क ज़रूर है जिसकी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो अपनी बका इजराइल के करीब होने को देखता है। अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि इनडायरेक्टली इंडिया से तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इजराइल से अपनी बका देखता है। लेकिन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस पॉइंट पे इतना क्लियर है कि इस पर्टिकुलर इस क्रूशल सिचुएशन में भी पाकिस्तान बराह रास्त इजराइल से बात नहीं कर रहा। ऐसा नहीं है कि हमारे सिर्फ पासपोर्ट पे इजाज़त नहीं है वहाँ जाने की या वहाँ पे आपको उसका नाम नज़र नहीं आएगा। हम लोग बहुत क्लियर हैं कि हमने इजराइल से बात नहीं करनी, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सम कंट्रोल थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल्स बाय टॉकिंग टू यूएस एंड कंट्रीज क्लोजर टू बिल्कुल इजराइल। और जो आज एक अहम खबर सामने आई कि पाकिस्तान खिलाफवर्जी करता है, अगर मुज़ाकरात कामयाब होते भी हैं या अभी भी हम देख रहे हैं कि इजराइल तो खिलाफवर्जी कर रहा है। आप ये नहीं कह सकते। देखिए, ये जो जितनी टॉक्स हैं इसमें अगर कोई ये समझ लेता है कि इजराइल को इन्फ्लुएंस करेंगी तो वो गलत है, ये आपकी मिसकंसेप्शन है। जो ये टॉक्स हो रही हैं ये अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लेने के लिए हो रही हैं। अमेरिका इवेंचुअली इजराइल को कॉन्फिडेंस में लेगा कि क्या इजराइल कर सकता है। वी आर नॉट गोइंग टू हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन इजराइल, वी कैन ओनली इन्फ्लुएंस इजराइल थ्रू यूएस। और जो आप अभी पहले भी पूछ रही थी कि इन टॉक्स का गारंटर कौन बनेगा, इन टॉक्स का गारंटर पाकिस्तान के साथ साथ
चाइना भी है, और जो चाइना की ताकत है वो पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस को मज़ीद बढ़ा देती है। तो जितने भी फरीक इस जंग में हैं, अगर वो ये सोचने लग जाएं कि अमेरिका और ईरान से बात करने से इजराइल को आप कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा नहीं। इजराइल को जो चैलेंजेस हैं वो यूनिलैटरली और मल्टीलैटरली सारे ममालिक अपने अपने तौर पे देखेंगे। लेकिन ये एक फैक्ट है कि अगर आपने अमेरिका को कंटेन कर लिया उन पॉलिसीज़ पे जो फ़ायदा पहुंचाती हैं इजराइल को, तो डेफिनेटली आप इजराइल को पुश बैक कर सकते हैं। ठीक है अली आफ्ताब साहब, इस पर आप क्या मौक़िफ़ रखते हैं? जिस तरह के हम बात करें कि इजराइल तो खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, जिस तरह के हम देख रहे हैं कि ख़बरें आ रही हैं बेगुनाह शहरियों पर जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, इजराइल को कंट्रोल करने के लिए अमेरिका का किरदार क्या हो सकता है? जी, बात ये बड़ी सादी सी है। ये मुल्क जो है, ये दुनिया जो है, सॉरी, ये कोई फेयर जगह नहीं है। यहाँ जिसके पास ताकत होती है वो उसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठाता है। सो इसमें कोई शक नहीं है कि इज़राइल जो है वो बार बार पीस प्रोसेस में जो है वो रोड़े अटकाएगा। लेकिन इस अमेरिका के हद तक अगर आप देखें, सो ईरान अपने नुकात लेकर आया है, अमेरिका अपने नुकात लेकर आया है। ज़ाहिर है निगोशिएशन होगी, जो चीज़ इवेंचुअली मानी जाएगी उसमें ईरान का भी फ़ायदा होगा और अमेरिका का भी फ़ायदा होगा। देखें, मुझे अब ज़ाहिर है मैं तो हिस्सा नहीं हूँ टॉक्स का, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे देता हूँ कि स्टेट ऑफ हरमुज़ पे जो टैक्स है, अगर उसका हिस्सा फॉर इंस्टेंस हाइपोथेटिकली ईरान और अमेरिका दोनों को जाना शुरू हो जाए तो अमेरिका तो इस पर शायद बहुत खुश होगा। सो बुनियादी बात यह है कि अमेरिका को जहाँ पर अपना फ़ायदा नज़र आ रहा होगा वहाँ पर वो इज़राइल को मजबूर कर सकता है कि अब आप मज़ीद जो है इसमें कुछ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि बहरहाल अमेरिका अगर मिलिट्री पावर देनी बंद कर दे इज़राइल को, तो इज़राइल इस काबिल नहीं रह सकता कि वो इतने मुल्कों के साथ महाज खोल के रखे। इज़राइल की जो बुनियादी तौर पर ताकत है वो अमेरिका की ताकत है। ठीक है अली आफ्ताब साहब, इस पर आपका क्या मुख्तसर तज्जिया हो सकता है? असद साहब, आपका इस पर मुख्तसर तज्जिया क्या है? जी वो ये है कि देखिए, इज़राइल की ये सारी डायनामिक जो इस मौजूदा जंग में उसको समझने के लिए थोड़ा सा माजी का हवाला मैं दूंगा। वो ये कि 47 साल 50 साल का लोग जिक्र करते हैं, लेकिन उसके अंदर एक एलिमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पहले US प्रेसिडेंट हैं जिन्होंने नेतन्याहू की बात मानी है। आप जॉर्ज डब्ल्यू बुश की बात कर लें, प्रेसिडेंट ओबामा की बात कर लें, प्रेसिडेंट बाइडेन की बात कर लें, उन तीनों के सामने यही मुद्दा लेके गए थे नेतन्याहू साहब, और तीनों की तरफ से रिजेक्शन हो गई थी और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने इनकी ये मामलात माने। और उसके बाद अमेरिका भी अपने डोमेस्टिक प्रेशर की वजह से बहुत पछता रहा है, और इजराइल का अली ने जैसे बताया कि उनका भी डोमेस्टिक प्रेशर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये जंग कोई चाहता नहीं था और जो प्रिपेयर्डनेस भी थी इस जंग की वो बहुत ही कम थी, हमें नज़र आया, बड़ी जल्दी नज़र आ गया। इसके अंदर एक और पॉइंट ये कि जो देखिए मुज़ाकरात अभी चल रहे हैं, अभी इस किस्म की बात हुई, इजराइल जो है अगर खिलाफ वर्जी करता है इनकी, तो इजराइल तो यकीनन किसी न किस्म की खिलाफ वर्जी करेगी। उनका बयान मौजूद है कि जी हम इन टॉक्स को नहीं मानते और हम जो हैं इसके अंदर अपना ऑपरेशन जारी रखेंगे। सो अगर तो इस किस्म की चीज़ होती है और खुदा ना खास्ता ये सीज़ फायर जो है वायलेट होता है और खुदा ना खास्ता ये सीज़ फायर ख़त्म हो जाता है और वापस हम जंगी सूरत हाल के अंदर चले जाते हैं, तो ये चीज़ जो है ये कोई अफोर्ड नहीं करता। मैं अमेरिका, इजराइल या फिर ईरान की हद तक बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि जो ग्लोबल इकोनॉमी का अभी सूरत हाल है, जिसके अंदर क्रूड ऑयल तो एक एलिमेंट है उसका, उसके अंदर गैस का एलिमेंट जो है वो वाज़ेह होना शुरू हो जाएगा। उसके अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ एक्सक्लूसिवली क्रूड ऑयल के लिए थोड़ी बना है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के थ्रू और बहुत चीज़ें गुजरती हैं, इसके अंदर चीन भी इसकी लपेट के अंदर आएगा। तो मेरे ख्याल में इन टॉक्स की जो कामयाबी है वो ज़्यादा बिल्कुल इस चीज़ पर मबनी है कि यूएस क्या बात करता है, इजराइल क्या किस तरह रद्दमल देता है अपना और ईरान क्या देता है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है कि जो ग्लोबल इम्पैक्ट है, जो इसका काउंटर साइड है कामयाब ना होने की, वो बड़ी खतरनाक है। ठीक है, अच्छा बतूल, इस पर वैसे आप क्या समझती हैं? जैसे कि असद साहब भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से इजराइल को सपोर्ट किया, नेतन्याहू जिस तरह से अपनी दरख्वास्त लेके गए, फिर उस पर डोनाल्ड ट्रंप ने अमल भी किया, एक जंग शुरू हो गई। ट्रंप को इसका कितना नुकसान हुआ है? उनकी जो एक पॉपुलैरिटी थी वो कितनी नुकसान उसको पहुँचा है? देखिए, ट्रंप को मॉरली तो बहुत नुकसान पहुंचा है और जो पॉलिटिशियंस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से पॉलिटिक्स करने पे बिलीव करते हैं उनके मुताबिक भी ट्रंप को बहुत नुकसान पहुंचा है। लेकिन असल नुकसान ट्रंप को कितना पहुंचा है वो आने वाले इलेक्शंस में पता चलेगा, क्योंकि अमेरिका में जो ज़्यादातर लोग हैं वो वॉर नहीं चाहते। जो JD Vance हैं वो भी सदर के उम्मीदवार हैं और वही वाज वन ऑफ द पर्सन्स इन अमेरिकन कैबिनेट जो कि चाहते थे
के मुज़ाकरात की तरफ अब बात बतूल बढ़े। बड़ी माजरत के साथ वैसे वक्त भी ज़रा कम ट्रंप है, के पास मजीद ऑप्शन। बतूल ज़रा वक्त ज़रा कम है। ट्रांसमिशन का सिलसिला असद निज़ामी, अली आफ्ताब और बतूल राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। बोल न्यूज़ पर खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। अहम तरीन मुज़ाकरात इस्लामाबाद में हो रहे हैं, नतीजा खेज़ हो सकते हैं, ये दुआ की जा रही है। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट्स आती रहेंगी वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अब बोल के साथ रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।